नमस्कार। केरल के वायनाड जिले में कल तड़के आई प्रलयकारी जल आपदा से सारा देश सदमे में है। घटना को लेकर केरल में 2 दिवसीय शोक की घोषणा की गई है। जल सैलाब की चपेट में आए 3 गांवों के लोगों की खोजबीन जारी है। पल पल हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इस घटना में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वायनाड केरल का पहाड़ी जिला है। यहाँ की विथिरी तालुका में मूसलाधार बारिश के बीच कुछ घंटे के अंतराल में 2 बार हुए भूस्खलन ने 3 गांवों को जमींदोज कर दिया। पानी का सैलाब लोगों को बहा ले गया है। सीमावर्ती मलप्पुरम जिले के पोथुकल्लू इलाके के पास चलियार नदी से 25 क्षत विक्षत अंग और वायनाड के चूरलमाला से 4 क्षत विक्षत अंग बरामद हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी चिंता पैदा करने वाले हैं। इस इलाके को लेकर केरल सरकार को सालों से चेताया जा रहा है, चाहे वो गाडगिल रिपोर्ट हो या आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट या 2020 में केंद्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट। इन सब रिपोर्ट्स में केरल सरकार से इस इलाके में से अधिकतर लोगों का पुनर्वास करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर भी 7 दिन पहले केरल सरकार को चेताया गया था, लेकिन आपदा प्रबंधन के कोई कदम नहीं उठाए गए। समय रहते कदम उठाए जाते तो शायद मौत का तांडव रुक सकता था। इस कार्यक्रम में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। वायनाड में आपदा का वहां पर मौत का तांडव देखा गया। संसद में इसकी गूंज देखी गई। हादसे का मामला जोर शोर से उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने केरल में आई इस आपदा के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केरल सरकार को पहले ही इस प्रकार की आपदा का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन केरल सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। इस मुद्दे के अलावा क्या रहा संसद में खास, वायनाड को लेकर के आइए आपको दिखाते हैं। केरल के वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की गई। राज्यसभा में जहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा की गई, तो वहीं लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा हुई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के जवाब में कहा कि केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से वायनाड में आपदा संबंधी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी पूर्व में ही भेज दी गई थी, जिसमें वहां पर गंभीर स्थिति होने की संभावना व्यक्त की गई थी। ये वास्तविकता है कि आईआईटी दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाया जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार, केरल की सरकार और केरल की जनता के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के प्रयास जारी रहेंगे। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। वहीं लोकसभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा कि देश केरल के लोगों के साथ है। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर सदन में वायनाड से जुड़े मुद्दे न उठाने का आरोप लगाया। स्पीकर सर, इन 2020 केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी advised relocating 4,000 families from landslide prone areas in Wayanad. Till today, no action was taken, and the MP representing Wayanad did not even raise this issue till today. Okay. Sir, in the last 1,800 days, since Rahul Gandhi is the MP from Wayanad, he has not raised the issue of landslides and floods of Wayanad even once in the
विपक्ष के सदस्यों ने भी केंद्र से हर संभव मदद की मांग की। Please listen us. The prevention is better than cure. Kindly ensure the proper forecasting system, weather forecasting system in Kerala without further delay. This is my prayer. केरल की तबाही प्राकृतिक आपदा है और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य की पूरी मदद कर रही है। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, टीटी न्यूज, दिल्ली। तो संसद में क्या कुछ हुआ ये हमने आपको दिखाया और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी जुड़ रहे हैं वायनाड से। हमारे साथ डॉक्टर के.जे. रमेश हैं, फॉर्मर डीजी हैं IMD के। हमारे साथ प्रोफेसर P.K. जोशी हैं, वो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम नीरज के पास चलते हैं। अभी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? 160 लोगों से 160 से अधिक की वहाँ पर जान चली गई है। कई लोग वहाँ पर अभी मिसिंग हैं और इस सब के बावजूद जब इस आपदा की जानकारी मिली उसके बाद जो राहत एजेंसियां हैं, जो बचाव एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टेट की बचाव एजेंसियां हों, केंद्र की ओर से NDRF, सेना, नौसेना, वायुसेना, सबको वहाँ पर लगाया गया है। नीरज सिंह, किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है और क्या कुछ वहाँ की अभी, क्योंकि आप वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी रुका हुआ है, क्योंकि एक तो अंधेरे का समय है, दूसरा लाइट वहां पर प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ के साथ जो मलबा आया था उसने सब कुछ वहां से बहा दिया है। आप समझ सकते हैं कि उसका वेग कितना तेज था कि एक जो पुल है जो कनेक्ट करता था वहां पर, वो पुल पूरी तरीके से बह गया है। अब सेना के लोग हैं, अस्थायी पुल को बनाने का जो काम है वो जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है बीच बीच में जो रुकावट है वो खड़ी कर रहा है। आप इस आपदा को चंद्रशेखर इस तरीके से समझिए कि जो अभी तक 164 से ज्यादा जो डेड बॉडी मिली है, ये वो डेड बॉडी है जहां पर जो रेस्क्यू की टीम आसानी से पहुंच गई थी, पैदल पहुंच गई थी। और जो डेड बॉडियां कह सकते हैं कि या तो मकानों के अंदर मिली या फिर वो ऊपरी सतह पर ज्यादातर डेड बॉडियां दिखाई दी। उन डेड बॉडियों को वहां से निकाला गया। जिस समय मलबा आया था उस समय पानी का वेग इतना था कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो भी बह गई थी। तो आप समझिए कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो उस पानी के वेग में बह के चले गए, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है, वो अभी तक मिसिंग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब पानी के साथ मलबा आया उसने 5 से 10 फीट जो लेयर है वो मिट्टी की गाद की लगा दी, और उस लेयर और उस गाद के नीचे भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। सबसे बड़ी चुनौती मौसम की है, क्योंकि सुबह से ही आप देखें कि बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुक रही है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। शाम से ही बारिश चल रही है, इस समय भी धीरे धीरे लेकिन बारिश हो रही है। तो ये तमाम चुनौतियां जो हमारी रेस्क्यू टीम लगी हुई हैं उनके सामने है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि जिस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में NDRF की टीम मौजूद है, उनके पास वेल इक्विपमेंट मौजूद है। जो हमारी वायुसेना है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, और NDRF और दूसरे रेस्क्यू की टीम के जो लोग हैं उनको ड्रॉप कर रही है उन इलाकों में जहां पर अभी कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो पाई है। जो मोबाइल कनेक्टिविटी है चंद्रशेखर, वो भी बुरी तरीके से डैमेज हुई है। वहां पर जो मोबाइल के जो टावर हैं वो भी बह गए, तो वहां पर कम्युनिकेशन भी एक बड़ी समस्या है। अगर आपको बात अगर वहां पर करनी है तो आपको 8-10 किलोमीटर पीछे आना होगा, तभी आप ठीक तरीके से बात कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही कम जो सिग्नल है वहां पर मिल रहे हैं। अब जो कैजुअलिटीज हैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन अभी सारा फोकस इसी बात पर है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जो चाय बागानों का ये पूरा का पूरा इलाका है, और जो चाय बागान के मालिक हैं उनका भी कहना है कि पश्चिम बंगाल और असम से बड़ी संख्या में जो लेबर है, झारखंड से जो लेबर है वो यहाँ पर काम करती थी, वो अभी भी मिसिंग है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि मोबाइल कनेक्टिविटी ना हो, उसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि अभी तक उन मजदूरों को भी खोजा नहीं जा सका है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है, अगर वो पुल बन जाता है तो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट हैं वो उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर अभी भी रेस्क्यू की कह सकते हैं कि काफ़ी
तेजी से की जाने की जरूरत है। तो ये जमीनी हालात हैं, अभी तक रेस्क्यू रुका हुआ है और सुबह जैसे ही सूरज की किरणें खुलेंगी हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए, बशर्ते बारिश रास्ता ना रोके। शुक्रिया नीरज, काफ़ी विस्तार से आपने वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन एक होता है रेस्क्यू, जब आपदा आ जाती है उसके बाद राहत और बचाव का कार्य चलता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से पूर्व चेतावनी हो तो आप आपदा का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो केरल की सरकार है उसकी लापरवाही यहाँ पर साफ नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब। राहुल गांधी से जाति पूछने पर क्यों मच गया हंगामा। चेतावनी को किया नजरअंदाज, वायनाड में कुदरत का कहर। भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का ट्रेंड जारी। दिल्ली में कोचिंग हादसा, फ्रीवी कल्चर पर दिल्ली सरकार को कोर्ट की फटकार। इस पर करेंगे विशेष चर्चा। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वायनाड में जो आपदा वहां पर आई है, 160 से अधिक लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवा दी है, कई लोग वहां पर लापता हैं। और इस सब के बीच बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि अगर वहां पर सावधानी बरती होती केरल सरकार ने, प्रशासन ने वहां के, तो ये जानें बच सकती थी। और ये क्यों बच सकती थी उसके कारण भी हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक गाडगिल कमेटी की गाडगिल रिपोर्ट है जो कई सालों पहले इस इलाके को लेकर के, ये इलाका जहां पर है उस इलाके को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, वो भी हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर KJ रमेश यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DG हैं IMD के। हमारे साथ प्रोफेसर PK जोशी हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमेश, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जब हम संसद में जो आज इसको लेकर के बहस हुई थी उसकी रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहाँ पर केरल के एक सांसद बोल रहे थे अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर के। आपसे ये जानना चाहेंगे, गृह मंत्री ने भी ये कहा कि भारत में आज दुनिया के 4-5 ही ऐसे देश हैं जहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत के अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो फोरकास्ट के हिसाब से तो एकदम सही है। अर्ली वार्निंग में जो 26 तारीख को जैसा पार्लियामेंट में कहा गया था, 26 तारीख को पहला बता दिया था आने वाली 4-5 दिनों में केरला, पर्टिकुलरली वायनाड डिस्ट्रिक्ट भी उसमें बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूड किया गया था। पहले बोला गया हेवी रेनफॉल, नेक्स्ट डे 27 को एक्सट्रीमली वेरी हेवी रेनफॉल आएगा बोल के भी बता दिए थे। और उसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट होगा ये भी लिखा गया था। लैंडस्लाइड होंगे, मडस्लाइड होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल दिखाया गया, पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। जैसा आपने भी बताया, जो वायनाड जो है, जो लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में एक है केरला के अंदर। इंडिया का टॉप जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है लैंडस्लाइड रिस्क इंडेक्स के अनुसार, पहले ऊपर वाली 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट्स केरला के जो है उसी में है और वायनाड उसी के अंदर आता है। जब वेरी हेवी रेनफॉल आएगी और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है, ये बोलने के बाद उनकी हिसाब से ही वो केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप भी बना रखे हैं, उन्होंने ही बनाया है। सर यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि जब एक बार वार्निंग दे दी गई, एक बार ये बता दिया गया कि इस तारीख को यहाँ पर बारिश आ सकती है, और आजकल जो IMD की ओर से जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर भारी से भारी बारिश यहाँ पर होती है तो उसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं, यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, लोगों के लिए भी उसमें लोगों के लिए भी चेतावनी उसमें रहती है। जब 7 दिन पहले केरल सरकार को ये सूचना दे दी गई थी तो क्या क्या कदम वहां पर उठाए जा सकते थे? उठाए जा सकते थे। उनके वायनाड के अंदर ही कौन कौन सा एरिया में लैंडस्लाइड का ज्यादा संभावना है वो ससेप्टेबिलिटी मैप किया जाता है, उसको केरला सरकार ने ही बनाया हुआ है। तो जब बारिश तेज आ रहा है, वेरी हेवी रेनफॉल आ रहा है, जो ससेप्टेबिलिटी जोन पे है लोग, उन लोगों को सेफर प्लेस में, जैसा साइक्लोन आ रहा होगा तो सेफ प्लेस में रिलोकेट करते हैं, उसी तरह ये रिलोकेशन भी प्लान होना चाहिए था। ठीक है। प्रोफेसर जोशी, अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें और इस इलाके की बात करें जहां पे ये आपदा आई है, यहाँ पे खनन की दिक्कत हैं, कई सारी अन्य दिक्कतें हैं, और उसको लेकर के काफ़ी पहले से चला आ रहा है। गाडगिल रिपोर्ट काफ़ी पहले की है, उसके अलावा IIT की एक रिपोर्ट है, 2020 में एक रिपोर्ट भेजी गई जिसमें राज्य सरकार को कहा गया कि आप इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, दूसरी जगह उनका पुनर्वास करें, लेकिन वो सब नहीं किया गया। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम 2011 में प्रोफेसर माधव गाडगिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरे वेस्टर्न घाट्स को और वेरी स्पेसिफिकली जो केरला के जो एरियाज हैं उसमें बताया गया कि एक इकोलॉजिकली बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पे कंजर्वेशन की पहल की जरूरत है ताकि नेचुरल फॉरेस्ट वो सबको मैनेज किया जा सके। जब हम वायनाड, इडुक्की, कोट्टयम इन एरियाज की बात करते हैं तो हम देखते हैं क्रमशः 2019, 2021, 2022 में भारी बारिश के कारण यहाँ हमेशा भूस्खलन हुआ है। तो हमको इकोलॉजिकली भी पता था और प्रैक्टिस वाइज या जो एक्सपीरियंस वाइज भी हमें इस बारे में नॉलेज थी कि यहाँ पे जब भी ज्यादा बारिश आती है तो भूस्खलन होता है। और जैसा कि मंत्री जी ने सदन में बताया था, 23 जुलाई को ही इसके बारे में सूचना दे दी गई थी और लगभग NDRF की 9 टीम तभी वहां केरला की तरफ मूव कर दी गई थी। इसका मतलब हमें इस बारे में ज्ञान था कि ये एरियाज ऐसे हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं, जहां पे बारिश आती है तो लैंडस्लाइड हमेशा से होती रहती है। पिछले 3-4 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस भी था। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं और डिजास्टर के प्रति जो भी सेंसिटिव प्रोग्राम्स रहते हैं उनको खासे ध्यान से देखा जाए। तो बड़ा दुख होता है ये देख के कि जब हमें पता है कि केरला में बारिश आने के नाते भूस्खलन होता है, उसके बावजूद भी डिफॉरेस्टेशन काफी अधिक मात्रा में होता है। खासतौर जब हम वायनाड का डेटा देखते हैं तो जहां पे कभी 80% फॉरेस्ट हुआ करता था, वहां आज 50 से कम प्रतिशत फॉरेस्ट है और जो भी ग्रीन कवर है वो प्लांटेशन है। तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि प्लांटेशन और फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जब उसकी लैंड या सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। और फिर इसके बाद टूरिज्म के लिए इस एरिया को बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल देखा जाता है। होम स्टेज में यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया गया और ये सारे जो टूरिज्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है ये कहीं ना कहीं लौट के हमारे सामने बारिश में भूस्खलन के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि हम एक तो इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है, इकोलॉजी जो है वहां की, उसको समझें, उसके अनुरूप वहां पे डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे पास कभी भी किसी भी तरह की आपदा आती है तो हमारे पास पता है कि इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे बारिश आने से भूस्खलन हो जाता है। और आज तो देश के पास इतना अच्छा वार्निंग सिस्टम है कि आपने 7 दिन एडवांस में बता दिया। अगर उसके बावजूद भी यदि हम जो मौके पर या जमीनी स्थिति पे अगर हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये दोनों ही चीजें हैं कि एक, हम प्रकृति के प्रति हम सम्मानजनक नहीं है, दूसरा जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं चूक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद भी हमने कोई मौके पे कोई भी स्टेप्स नहीं लिए। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में हमारे लिए आज ये डिजास्टर का रूप में आई। तो ठीक है, इतनी बड़ी लापरवाही केरल सरकार की निकल के आ रही है। एक तो कई सालों से वहां पर लगातार केरल सरकार को कहा जा रहा है कि आप कदम उठाइए, लेकिन केरल सरकार कदम नहीं उठा रही है। और उसके साथ ही जब यहाँ पर पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी दी गई, 7 दिन पहले चेतावनी दी गई, उसके बाद भी जो आपदा प्रबंधन के नियम कानून होते हैं, आपदा प्रबंधन के तहत जो एक SOP होती है उसका भी पालन नहीं किया गया। जो लोग वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर नहीं ले जाया गया और
राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति ज़रूर इस मुद्दे को लेकर हो रही है, लेकिन वायनाड के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, राहुल गांधी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आरएसएस के जो लोग हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं, वो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य में योगदान कर रहे हैं। जिन लोगों के घर खत्म हो चुके हैं उन लोगों को खाना खिला रहे हैं, और जिन लोगों को सुरक्षित जगहों की तलाश है उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। तो आज की जो राजनीति है उस राजनीति को ये तस्वीरें बयां करती हैं। एक तरफ केरल सरकार का इतना बड़ा इसमें जो लापरवाही है, इतनी बड़ी लापरवाही निकल के आ रही है, वहीं संसद के अंदर जिस तरह से लगातार कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि केरल के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि कदम नहीं उठाए गए, उस सब के बीच इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं और दोनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश, एक महत्वपूर्ण सवाल है इस इलाके को लेकर के, जब इतनी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चाहे हम गाडगिल रिपोर्ट की बात करें, उसके अलावा आईआईटी की रिपोर्ट है, 2020 में एक रिपोर्ट दी गई, माइनिंग यहाँ पर बहुत है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, तो सरकार को काफ़ी पहले से कुछ कदम उठाने चाहिए थे। क्या कुछ वो कदम हो सकते थे? यही आप जो बताया है, डेवलपमेंट के लिए एरोनियस साइट डेवलपमेंट है, माइनिंग के लिए हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये आपकी हॉलिडे रिसॉर्ट्स हो, उसकी वजह पिक्स में अप्रोच रोड बनाना पड़ता है, रिसॉर्ट हिल के ऊपर बनाया जाएगा। तो ये सब चीज में क्या है, जो ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है, इको सेंसिटिव एरिया है, स्लोप पूरा डिस्टेबलाइज हो जाता है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा बारिश भी आ जाए वो भूस्खलन हो जाएगा, और उसके डाउनस्ट्रीम में जो गांव हैं वो सब बह गए। इस बार जो 3 गांव जो बह गया, ऊपर की बारिश है, ऊपर से मलबा के साथ पानी के साथ जो मड है, वो सब आने की वजह से ये हुआ है। वो डेवलपमेंट का चॉइस ही गलत है। उस एरिया में इतना डेवलपमेंट का अलो नहीं करना था, ताकि उनको खुद को पता है इस एरिया पूरा लैंडस्लाइड ससेप्टेबल जोन है। जहां पर ये हादसा हुई है वो जो है हाई रिस्क जोन फॉर लैंडस्लाइड्स आइडेंटिफाइड बाय केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इटसेल्फ। उसके बावजूद पिछले 10 सालों में, जैसा प्रोफेसर जोशी ने बताया गया, इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉरेस्ट की कटाई हुई माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और रोड बिल्डिंग एंड हॉलिडे रिसॉर्ट्स बनाने के लिए, टूरिज्म के लिए। ये इसमें इसकी वजह से ये इसकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। जो सदियों से लोग रहते आ रहे थे गांवों में, उनका रिस्क ज्यादा हो गया। ठीक है सर, एक छोटा सा यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार अभी हम बात करेंगे कि अब क्या कुछ आगे किया जा सकता है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वायनाड में 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है। भूस्खलन के कारण, भारी बारिश के कारण कई लोग वहां पर लापता हैं। राहत और बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है, लेकिन एक तथ्य सामने निकल के आ रहा है कि केरल सरकार को सालों से सूचित किया जा रहा था, सालों से चेतावनी दी जा रही थी, अगर केरल सरकार
कई कदम उठाती तो आज ये हालात नहीं होते। और वर्तमान परिदृश्य में भी 7 दिन पहले केरल सरकार को चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन केरल सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर जोशी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब आगे को क्या कुछ किया जा सकता है, आगे ऐसी घटनाएं को रोका जा सके। आपदा को तो आप रोक नहीं सकते, बारिश को तो रोक नहीं सकते, लेकिन मौतों की संख्या को रोक सकते हैं पहले से कदम उठा के। क्या कुछ कर सकते हैं आगे के लिए? जी देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी त्रुटि चाहूंगा। मैं जोखिम को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपदा को आप जरूर रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो हैवी रेनफॉल जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उसके अनुरूप अपना डेवलपमेंट करें। आप वहां का जो लैंड है, जिस तरह की टेरेन है, टोपोग्राफी है, उसके अनुरूप आप उसका डेवलपमेंट करें जी। अगर आप देखें तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है और इसकी एक अपनी कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है। और यही कहीं ना कहीं गाडगिल रिपोर्ट ने भी बताया है कि जो थ्योरी ऑफ नेचर जो है, प्रकृति के जो नियम हैं और जो वहां पे जीवन और जिस तरह से जीवन शैली हो सकती है, हमें उसके अनुरूप वहां पे डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जो वहां की लोकल जो नॉलेज है, डिसेंट्रलाइजेशन, कहीं ना कहीं लोगों को मजबूत बनाना है, ना कि गवर्नमेंट जो बोले वो। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है। डॉक्टर रमेश, आप क्या कुछ कहेंगे, आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? अभी जो है केरला सरकार के अनुसार, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 15% जो केरला का हिली एरिया है वो आइडेंटिफाई कर दिया गया, या लैंडस्लाइड के लिए हाई रिस्क एरियाज है। उस हाई रिस्क एरियाज में जो अभी हैबिटेशंस है, गांव हैं, उन लोगों को सेफर प्लेस में कम से कम अब से सेफर प्लेस में रिलोकेट करने का कार्य जो है अभी तक जो विलंब हुआ है उसको दूर करते हुए जल्दी से जल्दी उन लोगों को सेफर प्लेस में शिफ्ट करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केरल सरकार अगर पहले से सजग होती और जो विभिन्न चेतावनियां, विभिन्न रिपोर्ट केरल सरकार को दी गई थी उस पर कदम उठाए जाते तो आज मौतें वहां पर नहीं होती। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।